दिवंगत उस वक्त लिविंग एरिया में बैठा हुआ था जब रिद्धि वहां से जाने के लिए नीचे आई थी। दिवंगत को पता लगा चुका था कि कोई उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो रिद्धि वहीं खड़ी हुई थी। दिवंगत और वो काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे थे। दिवंगत को लगा कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन वो तो मूर्ति की तरह वहां खड़ी हुई थी। दिवंगत ने आखिर में कहा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? मानता हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन इस तरह से भरी सभा में एक आदमी का शोषण करना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर उसने अचानक से अपनी नजर हटा ली। वो खुद को एक एक थप्पड़ मारना चाहती थी कि वो कितनी देर से उसे क्यों देख रही थी। उसे शर्मिंदा होते हुए देखकर दिवंगत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी एक नौकरानी वहां से गुजरी, जिसे दिवंगत ने कहा, मैडम के लिए कॉफी लेकर आओ। नौकरानी ने अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। दिवंगत ने रिद्धि को सामने के सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो वहां बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बैठ गई। पता नहीं क्यों उसे दिवंगत से घबराहट महसूस नहीं होती थी, वरना वो अगर किसी और आदमी के पास चली जाए तो बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। अनंत ने उसके अंदर इतना डर पैदा कर दिया था कि जब भी वो उसके करीब होता तो भी वो बहुत ज्यादा डरी रहती थी। उसने अपना ये हाथ एक दूसरे के हाथ में लिया हुआ था और वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसे किसी ने पनिशमेंट दी हो। दिवंगत काफी देर तक उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, आखिर तुम इस तरह से क्यों रहती हो? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डराया गया है। जैसे ही रिद्धि ने उसकी बात सुनी, वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने अपनी नजर उठाकर उसे देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिवंगत ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, ऐसा ही है, कुछ न कुछ तो तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने उसे अपने होठ काटते हुए कहा देखा। तभी दिवंगत जोर से हंसा और बोला, चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हारा नेचर ऐसा ही हो। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम हर बात को सीरियस क्यों लेती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रिद्धि ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा। तब तक उसकी कॉफी भी आ गई। उसने कॉफी उठाई और पीने लगी। दिवंगत भी अपनी कॉफी पीते हुए उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसे देखना पसंद था। तभी मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बड़े दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने ये नज़ारा देख लिया जहां रिद्धि आराम से कॉफी पी रही थी और दिवंगत उसे देख रहा था। उसने अपनी कोहनी सोफे पर टिकाई हुई थी और वो रिद्धि को किसी प्रेमी की तरह देख रहा था। जैसे ही मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने यह नज़ारा देखा, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वो पास हो आते हुए बोले, अरे सुबह सुबह कॉफ़ी, प्लीज मेरे लिए भी एक बना दो। रात भर इतनी शराब पी है कि अब मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत है। दिवंगत ने अपने डैड की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, डैड, लगता है कल रात आपने काफ़ी मज़ा किया। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान सोफे पर बैठते हुए बोले, हाँ, क्या बताऊं, वो मुकेश आने ही नहीं दे रहा था। हमने रात भर इतनी शराब पी कि खुद भी नहीं पता था कि किस दुनिया में है। फिर मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने रिद्धि की तरफ देखा और कहा, बेटा रिद्धि, आप कैसी हैं? कहीं आपको इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है? रिद्धि ने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान दिवंगत से पूछा, माही बेटा नहीं उठी अभी तक? दिवंगत ने कहा, आपको क्या लगता है आपकी लाडली बेटी इस वक्त उठ जाएगी? नहीं, वो अब भी खर्राटे मारकर सो रही होगी। वहीं माही ऊपर गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक उसका फोन बजा। बिना फोन करने वाले का नाम देख उसने फोन कान पर लगाया और धीरे से कहा, हेलो। तभी सामने से कर्कश आवाज आई, कैसी हो? कैसे लगा तुम्हें उस आदमी के घर का खाना? माही की आंखें सिकुड़ गई जब उसने दूसरी तरफ से सिद्धांत की आवाज सुनी। वो एकदम से जाग गई और बैठ गई। उसने कहा, सिद्धांत, आप? फिर उसने नंबर देखा और वो अच्छे से पहचानती थी। उसने फिर से फोन कान पर लगाया। सिद्धांत ने आगे कहा,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मान्यता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि जरूर सिद्धांत अनंत की बात कर रहा था, लेकिन उसे कैसे पता लगा कि वो रात में अनंत के घर खाना खाने गई थी। मान्यता ने सिद्धांत से पूछा, तो आपने हमारे पीछे जासूस लगाए हैं? सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जासूस तो नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी पता चल ही गया। मान्यता ने कहा, सच में? आप किसी और को बेवकूफ़ बनाइए और प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। सामने से सिद्धांत ने कहा, मेरे बार में रात 8 बजे मुझे वहां मिलना। मान्यता बोली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, फोन कट चुका था। मान्यता ने कटे हुए फोन को देखा और अपना फोन बिस्तर पर पटकते हुए कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आखिर वो खुद को समझते क्या हैं? मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गई और बाथरूम में चली गई। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि उसके पापा, उसका भाई और रिद्धि आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि रिद्धि उसके परिवार से घुल मिल रही थी। ये उसके लिए अच्छा था। उसने सबको गुड मॉर्निंग कहा और फिर बैठ गई। अरे, मेरे बिना क्या बातें हो रही हैं? मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी की बातें। जैसे ही मान्यता ने सुना, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अपनी शादी की बात सुनकर मान्यता पता नहीं क्यों पैनिक होने लगी। उसकी मुट्ठी बंद हो गई और वही दिवंगत ने यह बात नोटिस कर ली थी। उसने अचानक से बात बदलते हुए कहा, पापा, आप फिर से इसकी शादी के पीछे पड़ गए। अभी तो ये बहुत ज्यादा छोटी है। देखो जरा इसका फेस देखकर भी ऐसा लगता है ये जैसे अभी भी 2 साल की हुई है। उसने इतनी बड़ी सीरियस बात को एकदम से कॉमेडी में बदल दिया था। वहीं रिद्धि ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। उसने देखा कि मान्यता का चेहरा सुर्ख पड़ गया था और वह खुद भी यही नहीं चाहती थी कि मान्यता अनंत के साथ शादी करे, क्योंकि वह जानती थी कि अनंत कैसा लड़का है। इसलिए वह तहे दिल से चाहती थी कि मान्यता अनंत के साथ शादी न करे। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने अपने बेटे की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, अरे, मैं कौन सा अभी कल ही मान्यता की शादी कर रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि अनंत और इसके बीच कुछ बातें हों। ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, एक दूसरे को जाने, ताकि आपस में फ्यूचर में इनकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। दिवंगत ने जल्दी से कहा, वह सब हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी बहन को वक्त दीजिए। अब इस तरह से उसे फोर्स नहीं कर सकते। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान अपनी कॉफी का कप उठाते हुए बोले, अच्छा, सच में मुझे तुम दोनों बहन भाइयों का समझ में नहीं आता। कभी तो तुम एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार होते हो और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों फेविकोल से जुड़े हुए हो। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान की बात सुनकर वहां मौजूद सब हंसने लगे। यहाँ तक कि आसपास जो नौकर सफाई कर रहे थे वो भी उनकी बात सुनकर हंसने लगे थे। यह बात सच्ची थी। कभी कभी वह दोनों इस तरह से लड़ते थे जैसे उन्होंने एक दूसरे को खाना खा लिया हो, लेकिन सब जानते थे कि उनकी यह प्यार भरी नोक-झोंक होती थी। वहीं रिद्धि को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कभी भी फैमिली का प्यार और ये सब नहीं देखा था। जिस तरह से दिवंगत हमेशा मान्यता के साथ खड़ा रहता था और उनके पापा उन्हें सपोर्ट करते रहते थे, यह सब उसे काफी अच्छा लगता था। उनकी फैमिली बहुत डाउन टू अर्थ थी। वे बहुत नरम दिल और मदद करने वाले थे। जिस तरह से मान्यता ने उसकी मदद की, वैसे अगर कोई और होता तो कभी नहीं करता। एक गहरी सांस लेने के बाद रिद्धि को अपने लिए बुरा लगा। उसे फिर से उस हैवान के पास वापस जाना होगा, यह सोचकर वह अंदर से बाहरी महसूस कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा टास्क उसका यहाँ से निकलना था। अनंत ने उसे 11 बजे का वक्त दिया था और अगर वह थोड़ी भी देर लेट हुई तो मुसीबत हो सकती थी। वह जानती थी कि वह कितना क्रूर आदमी था और किस हद तक उसे नचा सकता था। इसलिए वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन मान्यता को वह क्या बोलकर जाएगी, यही सोच रही थी। मान्यता आंखें मीचते हुए मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान उसे उठते बोले, ठीक है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है।
मुकेश की वजह से ठीक से नहीं सो पाया, लेकिन आज मैं पूरे दिन सोऊंगा, यह कहकर वे वहां से चले गए। दिवंगत का फोन भी बजने लगा था। वह भी फोन को देखते हुए खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। यह कहकर उसने धीरे से रिद्धि की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। दिवंगत ने मन ही मन कहा, पता नहीं है क्या सोचती रहती है, मुझे तो कभी कभी ये लड़की बहुत अजीब लगती है। वहीं जैसे ही मान्यता ने दिवंगत को रिद्धि से बात करते हुए देखा, उसने खांसी की, जिस वजह से दिवंगत ने तुरंत तेजी से अपना ध्यान हटा लिया और मान्यता की तरफ देखा। मान्यता अपनी आईब्रो से उसका इशारा कर रही थी। दिवंगत ने सिर झुकाया और जल्दी से वहां से निकल गया। मान्यता ने रिद्धि की तरफ देखा और कहा, रिद्धि, चलो हम दोनों टेरिस पर चलते हैं। देखो ना, मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो वहां जाकर हम दोनों बातें करते हैं। रिद्धि के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अब कुछ ना कुछ बहाना करना होगा, नहीं तो वह वहां से निकल नहीं पाएगी। या तो ऐसा हो कि मान्यता को कोई जरूरी काम आ जाए और वह चली जाए। तभी अचानक से मान्यता का फोन बजा। उसने देखा कि सिया उसे कॉल कर रही थी। फोन उठाते उसने सिया की सिसकिया भरी आवाज सुनी, जिसे सुनकर मान्यता का दिल भारी हो गया। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया? सिया ने कहा, मान्यता प्लीज मेरे पास आ जाओ। मान्यता बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले रोना बंद करो, मैं बस घर से निकल रही हूँ। यह कहकर उसने रिद्धि की तरफ देखा और कहा, रिद्धि, मैं तुम्हारे साथ टेरिस पर नहीं आ सकती। तुम्हें जो चाहिए किसी से भी कह सकती हो, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना होगा। रिद्धि को इसी का इंतजार था। वह मुस्कुरा दी तो मान्यता वहां से निकल गई। उसके जाते ही रिद्धि ने भी वक्त देखा और बाहर निकल गई। किसी ने उसे नहीं रोका। वहीं जैसे ही सिया के घर पर मान्यता पहुंची, सामने सिया की हालत देखकर वह भी थोड़ी देर के लिए डर गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा रोई हो। मान्यता जल्दी से उसके पास गई और उसके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ सिया, तुम्हें क्या हुआ? उसने जल्दी से उसके बाल ठीक किए और उसके आंसू पोंछे। फिर उसकी नजर नीचे गिरे हुए सिया के फोन पर गई। जैसे ही उसने फोन उठाया और उसमें निकली हुई तस्वीर देखी, उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई। उसमें कवि किसी और लड़की के साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे। लड़की ने लहंगा पहना हुआ था और कबीर ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। नीचे न्यूज थी, बड़े बिजनेसमैन सूरज सिंह सिंघानिया के बेटे कवि सिंघानिया की हुई सगाई। पहले तो मान्यता को खुद पर यकीन नहीं हुआ। जिस तरह से कल कवि अपने किए पर शर्मिंदा था, उससे तो यही लगता था कि वो सिया को वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहता है। लेकिन अब मान्यता को समझ आया कि उसका इरादा केवल माफी मांगने का ही था, उसके अलावा उसका कोई और इरादा नहीं था। मान्यता ने सिया की तरफ देखा, जो भूत बनकर बैठी हुई थी। वो सच में कबीर से बहुत प्यार करती थी। बेशक धोखा मिलने के बाद वो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मान्यता अच्छे से जानती थी कि वो क्विस को भूल भी नहीं पाई थी। इतनी जल्दी कोई किसी इंसान को कैसे भूल सकता है, और वो भी जब तब किसी से सच्चा प्यार हुआ हो तो कोई इंसान अपने प्यार को नहीं भूल सकता। और जब कवि उससे मिलने आया था और उससे माफी मांग रहा था, तब कहीं ना कहीं सिया ने दिल से एक उम्मीद जगी थी कि कवि सच में अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मान्यता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसे दिलासा दे। उसने उसकी तरफ देखा तो सिया इस तरह से बुत बनकर बैठ हुई थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी उस लड़के की वजह से बर्बाद हो गई हो। मान्यता की मुट्ठी कस गई और उसने गुस्से में कहा, हम उसे सबक सिखाएंगे। सिया ने उसकी तरफ देखा जैसे जानना चाहती हो कि वो क्या कहना चाह रही है। मान्यता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो बहुत ही घटिया इंसान है। अगर उसे किसी और के साथ रिश्ता बनाना ही था तो क्या वो पहले नहीं बता सकता था?
फिर माफ़ी मांगने की क्यों आया था? मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसकी बात पर सिया चुप ही रही। उसने कुछ नहीं कहा। मान्यता ने फ़ोन निकाला और कविश के बारे में सारी खबरें पढ़ने लगी। उधर चौहान मैंसन से रिद्धि बाहर ने चल चुकी थी। उसने एक ऑटो लिया और उस जगह का पता बताया जहां वो जाना चाहती थी। लेकिन इस बात से अनजान की कार में बैठे एक आदमी ने उसे देख लिया था और उसका पीछा कर रहा था। जब वो अनंत द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची तो उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसे नहीं पता था कि वो आदमी उसके साथ क्या करने वाला था। वो अंदर आई और जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा उसने देखा कि वहां अनंत बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और सामने एक महंगी वाइन की बोतल रखी हुई थी। जैसे ही उसने रिद्धि को वहां देखा उसने एक घूंट लेते हुए कहा, आओ अंदर। रिद्धि बहुत घबराई हुई थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास जा रही थी। अनंत उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने मान्यता के कपड़े पहने हुए थे जो अनंत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगा कि रिद्धि की हिम्मत कैसे हुई मान्यता के कपड़े पहनने की। जैसे ही रिद्धि अनंत के पास पहुंची उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे करीब खींच लिया। रिद्धि उसके पास बैठी हुई थी और अनंत उसकी आंखों में देख रहा था। रिद्धि ने अपनी आंखें नीचे झुका ली तो देखा वो कांप रही थी। अनंत ने एक और घूंट लेते हुए धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ से भागकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर उसने उसके कान को काट दिया। रिद्धि अंदर तक डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने खुद ही अनंत के स्पर्श में महसूस किया। अचानक अनंत ने उसके बालों को पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ भागने की? मैंने पहले ही कहा था तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, सब कुछ दूंगा। लेकिन तुमने फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश की। क्यों? तुम्हें भी आज़ादी चाहिए थी क्या? रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोलने का सोचा और धीरे से कहा, आपकी शादी तो मान्यता से हो रही है, फिर आप मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? अनंत ने गुस्से में कहा, अपने मुंह से उसका नाम मत लो। शादी तो मैं उसी से करूंगा और तुम्हें तो अपनी मिस्टर्स बनाकर रखना चाहता हूँ। तुम जैसी लड़कियां केवल मिस्टर्स बनने के लिए होती हो, शादी के लिए नहीं, समझी? जैसे ही रिद्धि ने ये सुना उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। अनंत ने उसे फिर से चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, अनंत। जैसे ही दोनों ने आवाज सुनाई वे हैरान रह गए। अनंत तेजी से रिद्धि से दूर हुआ और उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे रिद्धि सोफे पर नीचे की तरफ जा गिरी। उसने नजर घुमाकर देखा तो सामने दिवंगत खड़ा हुआ था। दिवंगत ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और फिर घूरते हुए अनंत की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है? वे दोनों हैरान थे कि दिवंगत वहां पर कैसे पहुंचा। दिवंगत ने उन दोनों को इस हालत में देखकर चौंक गया था। दरअसल वो कुछ भूल गया था। इस वजह से चौहान मैंसन वापस आया था। जब उसने गेट से बाहर निकली हुई रिद्धि को देखा तो उसने देखा कि वो एक ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। पता नहीं क्यों दिवंगत के दिमाग में आया कि उसका पीछा करे। उसे नहीं पता था कि वो अनंत से मिलने जा रही है। लेकिन जब उसने यहाँ अंदर आकर अंदर का नज़ारा देखा तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान था। क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द मैरिज मिस्टेक। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।